साथियों, इस वीडियो में मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर हमने शुरू किया है। इस वीडियो में आज मनी वाला पोर्शन देखेंगे और अगली क्लास में हम बैंकिंग का जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले मनी की जब हम बात करते हैं तो देखो, आज के टाइम पे जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो या बेचना चाहते हो इनफैक्ट, तो आपको पैसे का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसके बदले में आप पैसा एक्सेप्ट करते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जब मनी का कॉन्सेप्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में भी तो ट्रेड होता ही होगा। ट्रेड तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखो, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रेड जो सर्वाइवल है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये तो कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। तो जब मनी नहीं था तभी ट्रेड होता था। उस सिस्टम को क्या कहते थे? तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ये बार्टर सिस्टम है, इसमें आप कोई चीज़ किसी को देते हो और बदले में कोई चीज़ उससे वापस ले लेते हो। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम था। और आज के टाइम में भी बार्टर सिस्टम आपको ट्राइबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में अभी भी देखने को मिलता है, जहाँ पे दो ऐसे लोग हैं जो मनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग कमोडिटीज़ है, एक दूसरे के साथ उसको एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ये बार्टर सिस्टम होता है, आज के टाइम में भी है। और अगर बहुत दूर ना जाए तो अगर आप अपना बचपन में देखो, स्कूल के टाइम में, जैसे मान लो आपको अपने दोस्त की पेंसिल अच्छी लगी आपको, और उसको आपका पेन अच्छा लग गया, तो आप एक्सचेंज कर लेते थे। ये क्या है? ये बेसिकली बार्टर सिस्टम ही तो है। तो जब मनी नहीं था उस समय जो ट्रेड होता था, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये बड़ा मुश्किल है कि दो लोग ऐसे ढूंढे जाएं या फिर मिल जाएं जिनकी ज़रूरतें एक जैसी हों। एक जैसी कैसे? जैसे मान लो दो लोग हैं, अब सपोज़ करें कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और ये जो ए पर्सन है इसके पास राइस है, ठीक है, लेकिन आज इसको वीट खाने का मन कर रहा है, इसको रोटी खाने का मन कर रहा है। बी के पास वीट है लेकिन आज इसको राइस खाने का मन कर रहा है। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे को, तो ओबियस सी बात है यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट देखने को मिल रहा है। दोनों की जो ज़रूरतें हैं ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो अब ये क्या हमेशा ये पॉसिबल है? ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा मुश्किल होगा कि जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे बंदे को चाहिए और दूसरे बंदे को आपकी चीज़ चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। एक बार सोच के देखिए आप, आज के टाइम पे, आज शॉप पे जाते हो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, चाहे आप ग्रोसरी की दुकान पे जाओ, चाहे सब्जी मंडी में जाओ, चाहे किसी भी मॉल में जाओ, या ऑनलाइन आप परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे आज के टाइम में मनी का इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो इंस्टेंटली। लेकिन आप सोच के देखो कि क्या बार्टर सिस्टम है ये इतना आसान था? ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैरिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैरी करना बड़ा मुश्किल था। आज के टाइम पे अगर सपोज़ करो कि 10 करोड़ रुपए की वैल्यू है आपकी, तो 10 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है। वो बहुत भारी नहीं है उसको कैरी करना, वो आपके अकाउंट में है, लेकिन वैल्यू आपकी कितनी है? 10 करोड़ है। बार्टर सिस्टम में 10 करोड़ रुपए की वर्थ की चीज़, आप सोचो क्या क्या हो सकता है। मतलब फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन हो सकते हैं, आपके पास कपड़े हो सकते हैं, आपके पास ज़मीनें हो सकती हैं, आपके पास कैटल्स हो सकते हैं। तो आप सोचो, मतलब अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके 10 करोड़ बन रहा है। अब उसको कैरी कैसे करोगे? आपके पास 10 करोड़ है, इन सभी चीज़ों को मिला के एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाना चाहते हो, उसको कैसे कैरी करोगे? बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मनी के टाइम में अगर हम देखें तो 10 करोड़ क्या, 100 करोड़ भी आप इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि वो तो बैंक अकाउंट में है, डिजिटल फॉर्म में है। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। अब जैसे देखो, आज के टाइम में अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दिया है, तो आप कहीं पे लिख सकते हो कि हाँ 100 रुपये मैंने उसे लेने हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या है? अलग अलग लोगों से अगर आप किसी तरीके का ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो, तो मान लो किसी किसी ने आपको कैटल देना है, किसी ने आपको मुर्गियाँ देनी है, किसी ने आपको फूड ग्रेन्स देना है, तो ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में इन टर्म्स ऑफ आप पैसा लिख सकते हो कि हाँ इस बंदे ने इतना पैसा देना है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट जो है ये भी एब्सेंस है इसमें, बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम के ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखना है कि ये तो प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, और ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं बार्टर सिस्टम नहीं चाहिए, जो आज का मनी वाला कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट क्या है कि किसी भी सिचुएशन में इसमें इन्फ्लेशन नहीं आएगा। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, कि जैसे स्टेटमेंट प्रीलिम में ऐसे बना दे कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये वाला स्टेटमेंट लिखा हो,
और एक लिखा हो सकता है कि इन्फ्लेशन जो है ये भी प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है, बार्टर सिस्टम में इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन में अगर आप देखोगे तो आपके मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन में आपके मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदते हो, वो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो 100 रुपये की हो जाती है, मतलब 10 रुपये की जो वैल्यू अब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटीज़ हैं वो तो वही है, एक कैटल कैटल ही है, एक मुर्गी मुर्गी है, फूड ग्रेन है, तो इसमें किस तरीके का इन्फ्लेशन आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि बार्टर सिस्टम में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं मनी क्या है। तो देखो कोई भी चीज़ जिसको आप किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के टाइम अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो वो मनी है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग चीज़ों को हमने एज ए मनी के रूप में यूज़ किया। जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में आप देखते हो कि कैटल्स को, काऊ को एज ए मनी के रूप में हमने यूज़ किया था, काउडीज़ को यूज़ किया हमने, कॉपर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स हमने यूज़ किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम अगर आप देखोगे तो सिगरेट को एज ए करेंसी के रूप में यूज़ किया गया था, नमक को एज ए कमोडिटी के रूप में यूज़ किया जाता है, तो एज ए मनी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक मीडियम का काम करे एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है, उसे हम मनी कंसीडर कर सकते हैं। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, तो देखो मनी के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, कोई भी चीज़ एक ये माध्यम है, किसी भी एक्सचेंज का ये माध्यम है। आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो मीडियम क्या होगा, किसके थ्रू पैसा खरीदोगे, पैसे के थ्रू। तो पैसा जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है वो 20,000 रुपये का है, ठीक है, कोई लैपटॉप है वो 50,000 का है। कोई भी चीज़ खरीदने अगर आप जाते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ये वैल्यू को भी तो स्टोर कर रहा है अपने आप में। कैसे, अगर मान लो आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये है तो वो जो 1,00,000 रुपये है वो उसकी खुद की वैल्यू है। अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी, 100 रुपये है, मतलब इसकी खुद की भी अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद अगर हम मनी को इलाबोरेट करें कि इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो मनी साथियों एक्चुअल मनी हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल मनी हो सकते हैं। एक्चुअल मतलब वो तो है ही है, वो तो मनी ही है, ठीक है। और एक्सेप्टेबल मतलब कि मनी देखने पे नहीं लग रहा है लेकिन उसको मनी के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसको फर्दर अगर हम एक्चुअल को डिवाइड करें तो ये मेटलिक मनी हो सकता है, पेपर मनी हो सकता है। मेटलिक नाम से क्लियर है कि ये मेटल से बना होगा, ठीक है। और फर्दर मेटल से जो बने हैं वो फुल बॉडीड भी हो सकते हैं और टोकन भी हो सकते हैं। इसको हम वन बाय वन अगली स्लाइड्स में देखते हैं। फिर पेपर में फियाट भी हो सकता है, कन्वर्टेबल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से एक्सेप्टेबल में एक लीगल टेंडर होता है और लीगल में भी फर्दर लिमिटेड हो सकता है और अनलिमिटेड हो सकता है। बैंक मनी हो सकता है और क्रेडिट मनी हो सकता है। तो इसको वन बाय वन चलिए समझते हैं। सबसे पहले मेटलिक मनी, तो मेटलिक मनी नाम से क्लियर है कि ये मेटल से बना होगा। ये मेटल कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या है, तो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जो आपके पास कॉइन है उसकी फेस वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सेम है। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सेम हो। जैसे कि सपोज करो कि एक हमारे पास सिल्वर कॉइन है, ठीक है, और एक सिल्वर कॉइन है और उस पर लिखा है 100 रुपये, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो उसके फेस के ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट वो, तो इस कॉइन की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। अब सपोज़ करो कि ये जो 100 रुपये है आप किसी ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हो, किसी ज्वेलर के पास लेके जाते हो और आपने उसको बोला कि इस कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। तो ज्वेलर ने बोला कि उसने इसको वे किया और वेट करने के बाद उसको पता चला कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये ही है, ठीक है। तो चाहे इसको एज ए करेंसी के रूप में यूज़ करो, चाहे आप इसको जाके ज्वेलर को बेच दो, आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। तो ऐसा कॉइन जिसकी फेस वैल्यू और इसकी खुद की अपनी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इसकी खुद की अपनी वैल्यू, अगर इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी कहते हैं। फिर इसके ऑपोजिट क्या होता है, टोकन मनी। तो टोकन मनी में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है, जो ये लिखा हुआ है किसी कॉइन के ऊपर, जो इसका फेस वैल्यू लिखा हुआ है वो ज़्यादा हो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसको हम कहते हैं टोकन मनी। जैसे कि ये सिल्वर कॉइन है, सपोज करो इसके ऊपर लिखा है 100 रुपये, आप ज्वेलर के पास लेके आए और ज्वेलर ने आपको क्या बोला कि इसकी जो वैल्यू है
ये 50 रुपये है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, इसको हम टोकन मनी कहेंगे। तो ये है मेटेलिक मनी। अब हम देखते हैं पेपर मनी क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, पेपर मनी क्या होगा, जो पेपर से बना हुआ है। और पेपर मनी को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टेबल मनी और फियाट मनी में। तो ये रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, तो ऐसा मनी जिसको प्रिंट करने से पहले आपने गोल्ड बैकअप रखा हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 100 करोड़ आपने न्यू करेंसी प्रिंट की और 100 करोड़ का ही गोल्ड आपने बैकअप में रख दिया, ऐसी मनी को क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। कन्वर्टेबल मनी क्या होता है, तो कन्वर्टेबल मनी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपको मनी नहीं चाहिए तो आप बैंकिंग अथॉरिटी के पास जाओ और वो आपको उसके बदले में गोल्ड दे दे। तो इसको क्या, गोल्ड दे दे या फिर किसी भी चीज़ में जो कि जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो रूल बनाए गए हो, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्टेबल मनी कहेंगे। फिएट मनी क्या होता है, तो फिएट मनी का मतलब होता है कि एक ऐसा करेंसी जिसको इशू तो किया गया है लेकिन उसके पीछे कोई भी बैकअप नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं। तो ये सभी जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेबल मनी क्या होता है। तो देखो एक्सेप्टेबल मनी नाम से ही क्लियर है कि मनी तो नहीं है, एक्चुअल मनी नहीं है, लेकिन इसको मनी के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है लीगल टेंडर मनी। तो लीगल नाम से क्लियर है, लीगली है, ये लीगली आप पे बाउंडेशन है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पीपल आर बाउंड बाय लॉ टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक लिमिटेड हो सकता है, दूसरा अनलिमिटेड हो सकता है। लिमिटेड क्या होता है, तो लिमिटेड का मतलब होता है कि खास अमाउंट तक ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्टेबल जरूर है लेकिन एक खास लिमिट तक, ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, इंडिया में अगर हम कॉइन्स की बात करें, जो सिक्के होते हैं उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ अप टू 1000 रुपीज़ है। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और पेमेंट अगर आप कॉइन्स में करना चाहते हो तो एट मैक्स आप 1000 रुपये तक का ही कॉइन्स दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि आपने 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा और आप एक झोले में 10,000 के सिक्के लेके चले गए, तो ये जो शॉपकीपर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इसको रिजेक्ट कर दे, लीगली उसके पास अथॉरिटी है। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि ये मतलब आपके साथ अनजस्ट हो रहा है, कोई अनजस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास कानून है। कॉइन्स जो है ये लिमिटेड लीगल टेंडर हैं, लिमिटेड है, एक लिमिट है इसकी कि एक मैक्सिमम लिमिट तक ही आप यूज़ कर सकते हो इसको। और फिर उसके अगेंस्ट क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है कि आप किसी भी अमाउंट तक इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके जो करेंसी नोट्स हैं, तो 500-500 रुपये के नोट है, चाहे आप 100 करोड़ लेके चले जाओ, कोई इसको मना थोड़ी करेगा। अब हम देखते हैं बैंक मनी क्या होता है। तो बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट ऑफिसेज के कॉन्टेक्स्ट में या और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी टर्म्स आपने सुन रखे हैं जो सीधे पैसे से रिलेटेड है उसको बैंक मनी कहोगे, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, पहले इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं फिर हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम बैंक मनी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इस पर हमें बहुत पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, पोस्टल ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बैंक मनी के। अब हम देखते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, तो देखो जब हम क्रेडिट मनी की बात करते हैं तो इसको आप ऐसे समझो कि पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होगी। क्रेडिट मनी का सिंपल सा मतलब है कि पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल तो आप यही कंसिडर कर सकते हो कि आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वो काफ़ी पॉपुलर है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि एडवांस में आपको पैसे मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे अमेज़ोन लेटर है, फ्लिपकार्ट लेटर, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि वो आपको एडवांस में पैसा दे देते हैं और वो आपसे पैसा कब वसूल करते हैं, महीने के बाद में आपसे पैसा वसूल करते हैं। मतलब कि क्रेडिट मनी का सिंपल सा मतलब होता है कि पेमेंट आपने फ्यूचर में करनी है, एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, या एडवांस में पैसे ना भी मिले आपको उसके बदले कोई चीज़ मिल जाती है, पेमेंट आपने बाद में करनी है। मतलब कि क्रेडिट मनी जब भी आएगा तो आपने शब्द याद रखना है फ्यूचर। पेमेंट जो है वो सीधा सीधा किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर से, ठीक है। तो क्रेडिट मनी में सबसे पहला एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो क्रेडिट कार्ड, इसमें आप फ्लिपकार्ट लेटर लिख सकते हो, इसमें आप अमेज़ोन पे जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं। और जो क्लासिकल एग्जांपल है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता है हुंडी सिस्टम इंडिया में काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है। तो ये जो हुंडी सिस्टम था इसको क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हुंडी सिस्टम में क्या होता था बेसिकली, तो अगर मान लो बहुत दूर दराज लोगों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक पर्सन यहाँ पे या गुजरात में एक यहाँ पे पर्सन है,
बंगाल में, ठीक है। अब इनके बीच में ट्रेड हो रहा है। अब जैसे मान लो कि हुंडी सिस्टम ना होता तो नॉर्मली ट्रेड कैसे होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ का जो बंदा है गुजराती, ये इसको कोई चीज़ बेचेगा बंगाली को, ठीक है। अब इस बंगाली ने खरीद लिया, इस बंगाली अब क्या करेगा, ये अब पैसा देगा गुजराती ट्रेडर को। अब ये पैसा यहाँ से लेके जाएगा। अब उस समय आपके पास हवाई जहाज़, ट्रेन, ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि जल्दी जल्दी ये ट्रेड जो है ये हो जाए। घोड़े पे जाना पड़ता था इतनी दूर। अब जब ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड हो रहा है तो ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, इधर जो बदमाश टाइप जो लोग होंगे, जो गुंडे टाइप लोग होंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये ट्रेडर आया हुआ है, ट्रेड हो रहा है, अब यहाँ से पैसे लेके जाएगा, तो रास्ते में इस पर हमला भी हो सकता था और होते भी थे। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है हुंडी सिस्टम का। हुंडी सिस्टम में क्या होगा कि जैसे ये गुजराती ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे गया बंगाली के पास, बंगाली ने क्या किया, बंगाली इसको लेके गया हुंडी वाले के पास, ठीक है, जो हुंडी सिस्टम को रन करते हैं उसके पास ले गया और उसको पेमेंट कर दिया जितना पेमेंट करना था। इस बंगाली ट्रेडर ने, उस हुंडी वाले ने क्या किया कि इसको एक स्लिप दे दी गुजराती ट्रेडर को। अब वो जो स्लिप है, ये जो गुजराती ट्रेडर है ये गुजरात में लेके जाएगा। अब क्योंकि हुंडी सिस्टम पूरी दुनिया में फैला हुआ था, गुजरात में भी होगा, तो ये गुजरात का जो हुंडी वाला है उसके पास ये स्लिप लेके जाएगा और इसके बदले में इसको पैसे मिल जाएंगे। तो अब ये थोड़ा सा सेफ हो गया। अब रास्ते में अगर मान लो कोई इस पर अटैक कर देता है, अगर इस स्लिप को अगर वो ले भी लेता है, छीन भी लेता है, तो उस पर जो डिटेलिंग्स लिखी हुई उसको कैसे चेंज करेगा, तो यहाँ पे पंगा पड़ जाएगा। तो हुंडी सिस्टम जो था ये इस तरीके से काम करता था। अगेन इसमें देखो क्या हो रहा है कि पेमेंट जो है फ्यूचर में हो रही है, मतलब ये जो गुजराती ट्रेडर है अपने यहाँ पे जाएगा गुजरात में और फिर यहाँ पे इसको बाद में पेमेंट होगी। फिर ऐसी आज के टाइम में एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो आप बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। इसमें भी सेम है, दो ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब एक बेचने वाला है, खरीदने वाला है, खरीदने वाले ने चीज़ खरीद ली, आज उसके पास पैसा नहीं है, बेचने वाले ने बोला कोई बात नहीं, हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं और कुछ टाइम के बाद तो मेरे को पैसे दे देना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज आज के टाइम में बहुत टाइप्स के होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि क्रेडिट मनी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, देखो इंडिया में जब हम बात करते हैं तो 1977 में ऑन द बेसिस ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई ने मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी 4 पार्ट्स कौन कौन से थे इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिजर्व मनी। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा देखो है तो फैक्चुअल ही है, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि आपके देश में मतलब अब मनी सप्लाई जैसे जैसे ये हम देखेंगे ना रिजर्व मनी, इसके बाद M1 M2 M3 जब हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी कि मनी सप्लाई क्या हो सकता है। मनी सप्लाई सिंपल मतलब आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा है, ठीक है। अब वो किस किस रूप में है, ठीक है, उसके बेसिस पे इसको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड होगा वो रिजर्व मनी होगा। अब रिजर्व मनी कैसा मनी सप्लाई है, तो इस मनी सप्लाई में देखिए साथियों क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इसको M1 M0 से डिनोट करते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो देश में जितना पैसा सर्कुलेट है, जितना लोगों के पास में पैसा है, ठीक है, चाहे वो कॉइन से चाहे करेंसी है, उसको ले लें। बैंकर्स ने जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया हुआ है पैसा, ठीक है, जो रिजर्व इश्यूज होते हैं उसके रूप में और जो दूसरे डिपॉजिट्स होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, ठीक है, अगर वो पैसा जमा करवाया हो, प्राइमरी डीलर्स ने जो पैसा जमा करवाया हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर आरबीआई के पास पैसा है, इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं रिजर्व मनी, ठीक है, इसको हम रिजर्व मनी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और इसी मनी सप्लाई को हम हाई पावर्ड मनी और बेस मनी भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें जब हम M0 मनी सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपने रट लेना है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नैरो मनी, तो जब हम नैरो मनी की बात करते हैं तो नैरो मनी को हम M1 भी कहते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट्स हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तो डिमांड डिपॉजिट आपको पता ही है कि जब आपका दिल करे पैसा निकाल सकते हो, एंड अदर डिपॉजिट्स विद
RBI, ठीक है। तो ये सब आपने रटना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रटना है आपने इसको। M2 में क्या होगा, तो M1 ये सारा का सारा आ जाएगा, और सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएगी, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं अगर उसको भी ऐड कर दे M1 में, तो आपके पास रिजल्ट किसका आ जाएगा, M2 का आ जाएगा। M3 जिसको हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, तो यहाँ पे साथियों M1 आ गया। M1 में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स बैंकों का ऐड कर दें, टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम M3 कहते हैं। और इंडिया में मनी सप्लाई को स्टडी करने के लिए हम M3 का जो डेटा है इसको ही हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में साथियों हमारे पास है M4 जो कि आज के टाइम में रिपील्ड हो चुका है, इसका यूज़ आज के टाइम में नहीं होता है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे M4 की जो डेफिनेशन थी वो कैसे थी, M3 में अगर हम ऐड कर दे ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो ये क्या बन जाता था, ये बनता था M4, ठीक है। अब देखो ये जो अभी आपने देखा M0, M1, M2, M3, M4, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब हुआ, M0 सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, M1 उससे कम लिक्विड होगा, M2 उससे कम लिक्विड होगा। और लिक्विड का मतलब क्या होता है कि आप कितनी आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। और ये जो डिक्लाइन इन लिक्विडिटी है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो इस टॉपिक से ना ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि क्वेश्चन इन दोनों स्टेटमेंट से पूछा जाए। क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, M0, M1, M2, M3, M4 इट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दूसरा स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा हो कि ये जो डिक्लाइन इन लिक्विडिटी है, ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है स्टोर ऑफ वैल्यू को, ठीक है। तो नॉर्मली हम पैसे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो कैश जो है, करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, इसको तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। लेकिन जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट है, क्या उसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको कैश में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे लिक्विडिटी में आपको कमी देखने को मिलता है, तो मनी का यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू में। तो ये दो लाइनें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1998 में RBI ने क्या किया, दो नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। तो 3 इन्होंने मॉनेटरी एग्रीगेट्स लॉन्च करे और 3 इन्होंने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को लॉन्च किए। तो मॉनेटरी एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब होता है मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, मनी सप्लाई की बात करते हैं। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि कितने लिक्विड एसेट्स आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, और लिक्विड का सिंपल सा मतलब है कि कितनी आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये जो नया मॉनेटरी एग्रीगेट लॉन्च किया गया था 1998 में, इसको बोला गया NM1, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 1। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो ये मोरलेस जो हमने M0 देखा था लगभग वैसा ही है। तो करेंसी विद पब्लिक डिमांड, M1 माफ़ कीजिएगा जो हमने देखा था, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि M सीरीज़ वाला भी पढ़ना पड़ेगा, NM सीरीज़ वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर आपको याद हो जाता है, अगर आप रट लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। NM2, तो इसमें NM1 में हम ऐड करते हैं शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, ठीक है, मतलब कि अप टू 1 ईयर वाला, ठीक है। तो अगर इसको ऐड कर दे NM1 में तो आपके पास NM2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से NM3 में क्या आएगा, तो NM2 में अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट अगर हम ऐड कर दें, मतलब FD अगर हम इसमें ऐड कर दें, और उसके बाद टर्म फंडिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो फंडिंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, इसको भी ऐड कर दें, तो NM3 का डेटा आपको मिल जाएगा। फिर ऐसी अगर हम बात करें, ये लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L1, L2 और L3 हैं। तो NM3 जो आपने पहले देखा, अगर उसमें हम पोस्ट ऑफिस के जितने भी डिपॉजिट्स हैं अगर उसको ऐड कर दें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को निकाल के, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो L1 होगा। ठीक इसी तरीके से L2 में क्या होगा, L1 में अगर हम ऐड कर दें टर्म डिपॉजिट, मतलब FD ऐड कर दें, और उसके बाद ही टर्म बोरोविंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अगर उसको भी अगर ऐड कर दें, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है अगर इसको भी ऐड कर दें, तो हमारे पास L2 आ जाएगा। ये सभी चीज़ हम देखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर देखेंगे वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद L3, तो L3 क्या होता है, L2 में अगर हम ऐड कर दें पब्लिक डिपॉजिट्स विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, तो ये L3 का डेटा आ जाएगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब देखो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखना है कि जब हम M0 की बात करते हैं तो इसके ऊपर, M0 मतलब मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो डेटा है RBI के द्वारा पब्लिश किया जाता है वीकली बेसिस पे, और M1 और M3 की अगर हम बात करें तो इसको पब्लिश किया जाता है फोर्टनाइटली बेसिस पे, मतलब 2-2 हफ्ते के बेसिस पे इसको इशू किया जाता है। फिर अगर ऐसी बात करें L1 और L2 तो इसको मंथली बेसिस पे इशू किया जाता है, और एट द सेम टाइम L3 जो है इसको क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने में इसको पब्लिश किया जाता है। अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। इससे पहले में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है? मनी का मल्टीप्लाई होना, ठीक है, मनी का मल्टीप्लाई होना। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मनी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मनी। अब और क्या, किस प्रोसेस के थ्रू? क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे मनी मल्टीप्लाई हो रहा है इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/R। आर का मतलब क्या है? रिजर्व रेशियो। तो देखो इसका यूज़ करके मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे वर्क करता है। जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 10% है, ठीक है। आपके पास पैसा है और आप 100 रुपये है आपके पास, और 100 रुपये लेके आप बैंक के पास चले गए, ठीक है। बैंक ने 100 रुपये डिपॉजिट किया और CRR कितना है? 10% है। तो 10 रुपये उसने क्या करना है? RBI के पास डिपॉजिट करवा देना है। RBI के पास डिपॉजिट करवा दिया, और बचे जो 90 रुपये उसको वो वापस से लेंड कर देगा, उसको लोन में दे देगा। अब कोई बंदा जो है वो 90 रुपये लेके चला गया, ठीक है। अब वो वापस 90 रुपये बैंक के पास लेके आ जाता है। CRR कितना है? 10, अगेन 10%। तो 9 रुपये बैंक फिर अपने पास रख लेगी, ठीक है। और बचे कितने? 81 रुपीज़, तो उसको वापस से लेंड कर देगी। फिर मान लो वही 81 रुपीज़ लेके आके बैंक के पास, फिर उसका 10% रखेंगे, फिर लेंड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो था आपके पास पैसा ओरिजिनली कितना? 100 रुपये ही था, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा बन जाएगा, और एट मैक्स मतलब मैक्सिमम ये 500 रुपये तक चला जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये जो है ये 500 तक चला जा सकता है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। एक अमाउंट है आपके पास, ठीक है, लेकिन वही मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अब साथियों देखो, इसमें एक स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में डायरेक्टली आ सकता है कि अगर मान लो जो रिजर्व रेशियो है अगर वो ज़्यादा होगा, अगर CRR ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो जो मनी मल्टीप्लायर वो कम हो जाएगा, क्योंकि देखो रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम पैसा आपके पास बचेगा लोन में देने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट में पैसा कम आएगा। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या करने से इंक्रीज़ होता है। तो लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उससे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखो ना, जैसे 100 रुपये बैंक ने दिया था, बैंक के पास 100 रुपये था, कोई बंदा बैंक के पास कोई 100 रुपये लेके आया, ठीक है। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है मनी मल्टीप्लायर की। अगर ये बंदा बैंक के पास आता ही ना तो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ठीक है। अब फिर वो 10 रुपये जो है RBI को देगा 10% CRR के रूप में, फिर 90 रुपये जिसको आप लैंड करते हो वो भी लेके आ जाता है अगर मान लो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों का जो बैंकिंग हैबिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बैंकिंग हैबिट जब इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मनी मल्टीप्लायर है इकोनॉमी में ये भी इंक्रीज़ होता है। अब हम देखते हैं डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो देखो डिजिटल करेंसी, जो आप फिजिकल करेंसी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, फिजिकल आपके पास एक नोट है जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट डिजिटल फॉर्म में है जिसे आप जस्ट फील कर सकते हो, ठीक है, कि है हमारे पास, बस उसको टच नहीं कर सकते हो। वो क्या है? वो डिजिटल मनी है। अब ये जो डिजिटल मनी है जो ऑनलाइन फॉर्म में है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होता है रेगुलेटेड और एक होता है अनरेगुलेटेड, ठीक है। दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अनरेगुलेटेड। तो अनरेगुलेटेड का सबसे क्लासिकल एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी। अब देखो क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सिंपली क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। जैसे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इंडियन करेंसी की जब हम बात करते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास RBI है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो एक तो सबसे पहले पॉइंट अपने याद रखना है कि ये डिसेंट्रलाइज है, अनरेगुलेटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि इसमें सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये काफ़ी इंप्रूव हो जाती है,
यही क्रिप्टो करेंसी की खासियत है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बिटकॉइंस हो सकता है, इथेरियम हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि ये थोड़ा सेफ है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये थोड़ा लो है, और वैसे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो लोग यूज़ क्यों करेंगे। दूसरा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब ये कोई बहुत जस्टिफिएबल बहुत सा ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जिस टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है वो इसको काफ़ी बेहतर पोजीशन में खड़ा कर देता है, अदरवाइज़ कोई इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए कोई भी बैकअप नहीं है। अब कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, तो सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, बिटकॉइन बनाई जा रहे हैं, उसके पीछे बैकअप कुछ है नहीं। देखो आज के टाइम में अगर आप इंडिया का करेंसी नोट देखोगे तो वहाँ पे एक मतलब एक प्रॉमिस है, वहाँ पे प्रॉमिस किया होता है, अगर आप ध्यान से रीड करोगे करेंसी नोट को, कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो वो ये आरबीआई की लायबिलिटी है, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी सिचुएशन में मान लो कि डीमोनेटाइज कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, और डीमोनेटाइजेशन करने का मतलब है कि उस करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होगी, लेकिन उसमें लिखा क्या था कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, तो वचन कहाँ गए? तो ऐसी सिचुएशन आपको पता है गवर्नमेंट को उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। और फिर अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को बैकअप में रखते हैं किसी भी अमाउंट को पब्लिश करने के लिए, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला पॉइंट होगा कि कोई बैकअप नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो दिस इज़ प्रोन टू हैकिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स मिले जहाँ पे बिटकॉइन को हैक किया गया है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर एनोनिमिटी, कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है किसी को पता नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो प्रमोट होंगी, और बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके या आप कह लो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके डार्क वेब पे जो ट्रेडिंग है वो की जाती है, एक्सट्रीम वोलेटाइल है। अब देखो ऐसी जो चीज़ें हैं, अब इनकी जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट होती रहती है। अब क्योंकि एक्सट्रीमली वोलेटाइल है तो ये गैम्बली को ये प्रमोट करेगा। मतलब आप मतलब कि एक्सपेक्टेशन करते हो ना कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो अगर ऐसा रहा तो ये गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है। और फिर अब ये बिटकॉइन बन कैसे रहा है? तो बहुत सारे जो बहुत डीप पजल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद में क्रिप्टो करेंसी जो है उसको इशू किया जाता है। अब किसी पजल को सॉल्व करने के लिए बहुत एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स हैं इट रिक्वायर्स टू मच इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ करना पड़ता है। और फिर इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है, कितना CO2 एमिट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल एंगल से भी अगर आप देखोगे तो इसका ये जो फिजिबिलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इन क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा, इस पर क्या ओपिनियन है, तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के यूज़ के ऊपर बैन को हटा दिया। एक तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में अलग से कोई कानून नहीं है। ये दो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको रेगुलेट किया जाता है, तो इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, आज के टाइम में ना एक टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन हार्विंग। ये बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है? तो नाम से क्लियर है, बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है इसकी वैल्यू को कम कर देना। तो जैसे मान लो कि आप माइनर हो, ठीक है, आप जो बड़े बड़े पजल्स है उसको सॉल्व करते हो और फिर आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, बिटकॉइंस के रूप में। मतलब आप पजल को सॉल्व करने वाले हो। अब जैसे मान लो कि आपने एक पजल सॉल्व किया, एक बिटकॉइन जनरेट हो रहा है, आपको एक बिटकॉइन मिलता था, ठीक है, या सपोज करो 10 मिलता था। अब सिस्टम बिटकॉइन हार्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप माइन कर रहे हो, ठीक है, 10 बिटकॉइन, अगर आपने 10 पजल सॉल्व कर ली तो आपको 10 नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इन पजल को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको हाफ वैल्यू मिल रहा है तो आप इन पजल को क्यों सॉल्व करोगे? आप छोड़ दोगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो आपकी जो सप्लाई है बिटकॉइंस की वो कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जो चीज़ जितनी लिमिटेड होती है सप्लाई में उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, और ये ज़रूरी भी है। तो इसके लिए डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। जब डिमांड इंक्रीज़ होगा तो वापस से इसकी जो रिवॉर्ड है इस पजल को सॉल्व करने के लिए उसको वापस इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सप्लाई है बिटकॉइन को, इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू बिटकॉइन हार्विंग। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यू को कम करना, और लेकिन इसका पर्पस अगर पूछ ले तो पर्पस जो है कि सप्लाई को लिमिट करने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन हार्विंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स, तो देखो जब हम नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करते हैं
तो एक चीज़ आपने याद रखना है, सबसे पहले ये नॉन फंजिबल टोकन्स है क्या, पहले इसको समझे हम। तो कोई भी चीज़ जिसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो नॉन फंजिबल टोकन के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी चीज़ का मतलब क्या है, आपकी ड्राइंग हो सकती है, फोटोज़ हो सकता है, वीडियोज़ हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी। अगर आप डिजिटली उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको आप नॉन फंजिबल टोकन के रूप में यूज़ कर सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम कर सकता है, इनफैक्ट इसी पे ये काम करता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका एक ही ओनर रहेगा, मतलब मल्टीपल ओनर इसका नहीं रहेगा। ये ज़रूरी भी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि ये फंजिबिलिटी क्या है। तो देखो, फंजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेम अमाउंट है तो उसकी वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है, आपके पास भी 10 रुपये का नोट है, ठीक है, तो ये जो 10 रुपये का नोट है ये फंजिबल है, मतलब कि इसके अलग अलग यूनिट्स की वैल्यू सेम ही है। 10 रुपये का नोट अगर मेरे पास है, 10 का आपके पास है, 10 की वैल्यू तो 10 ही है, ठीक है। नॉन फंजिबल में क्या होता है कि दो नॉन फंजिबल टोकन जो है, ठीक है, ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक नॉन फंजिबल टोकन है ड्राइंग वाला, ठीक है, और आपके पास है म्यूज़िक वाला, तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? कभी नहीं होगी। एक म्यूज़िक है, एक ड्राइंग है। तो अगर दो आपके पास कंटेंट है, दो आपके पास जो आइटम्स है, अगर उसकी वैल्यू अगर सेम ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फंजिबल टोकन्स कहते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ में, तो डिफरेंस यही है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, ये तो फंजिबल है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये फंजिबल है, मतलब अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो वैल्यू दोनों की सेम है। लेकिन एनएफटी जो है ये नॉन फंजिबल होते हैं, मतलब कि इनके जो वैल्यूज़ हैं ये सेम नहीं होते हैं, तो ये होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। अब स्टेबल कॉइन्स क्या है? तो नाम से क्लियर है कि जो स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अगर आप इसको टाई करते हो, इसको टाई करते हो किसके साथ में? दूसरी जो गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी या फिर दूसरे एसेट्स हैं उसके साथ में, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेबल कॉइन। अब देखो, इंडियन करेंसी जो है वो स्टेबल कॉइन है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब करेंसी को इशू किया जाता है तो उसके बैकअप में कुछ पैसा रखा जाता है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाला हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि क्रिप्टो करेंसी के बैकअप में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के बैकअप में कुछ हो तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल कॉइन्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है टेथर, जेमिनी डॉलर, ट्रू एसडी, ठीक है। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये करेंसीज से बैकअप है। डिजिक्स गोल्ड करके एक आपको स्टेबल कॉइन देखने को मिलेगा जिसको कि बैक किया गया फिजिकल गोल्ड के द्वारा। ऐसे दाई करके एक स्टेबल कॉइन है जिसको कि बैक किया गया है क्रिप्टो करेंसी के साथ में, ठीक है। तो ये आपने ना सारे नाम याद रखना है, ये टेथर, जेमिनी डॉलर, ट्रू एसडी, डिजिक्स गोल्ड, दाई, ये क्या है? तो ये स्टेबल कॉइन्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं, अभी इससे पहले हमने देखा कि ऐसे डिजिटल करेंसीज जो कि अनरेगुलेटेड है। अब हम देखते हैं ऐसे डिजिटल करेंसी जो कि रेगुलेटेड है। तो इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं ई रूपी का, ठीक है। ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम देखते हैं। तो ई रूपी को हम इंडिया में क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी जो इंडिया का ई रूपी है, सबसे पहले, अच्छा, इस बार का जो 2024 का अगर आप प्रीलिम का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये यहाँ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसे टॉपिक जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये जो ई रूपी है ये लीगल टेंडर है। लीगल क्या है? मतलब कि लीगल बैकअप है इसके लिए, मतलब कि कोई इसको लेने से मतलब डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड होगी। तो सबसे पहले लीगल टेंडर है। ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसका मतलब ये डिजिटल फॉर्म में है। सेंट्रलाइज है, मतलब आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है। फिएट करेंसी है। फिएट का मतलब क्या है कि कोई बैकअप नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है इंडिया के ई रूपी के कॉन्टेक्स्ट में। और ये अभी पायलट बेसिस पे चल रहा है और बहुत जल्दी इसको पैन इंडिया बेसिस पे भी लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि बहामस एक ऐसा देश है जो कि पहला देश है पूरी दुनिया में जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। और उनके करेंसी का नेम क्या इन्होंने रखा? सैंड डॉलर। ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से नाइजीरिया, चाइना में भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे ई नाइरा और ई CNY के रूप में। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड डॉलर, ई नाइरा और ई CNY जो है ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये डिजिटल मनी के एग्जाम्पल है। और जब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो। बैंक अकाउंट अगर नहीं भी हुआ तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड कॉइन क्या है। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कॉइन जो था ये काफ़ी न्यूज़ में था। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? एक तो देखो, सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ल्ड कॉइन किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये ओपन AI का है। ओपन AI का कॉन्सेप्ट है। एक तो ये मतलब डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है वर्ल्ड कॉइन का? मतलब कि एक तो हम इंटरनेशनल करेंसी हम सुनते हैं कि डॉलर है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में रूल कर रहा है फाइनेंशियली, मिलिट्री वाइज, ठीक है। तो इसलिए डॉलर को हम इंटरनेशनल करेंसी, वर्ल्ड करेंसी के रूप में हम देखते हैं। लेकिन अब ये एक कॉमन करेंसी है।
वर्ल्ड कॉइन एक कॉमन करेंसी पूरी दुनिया के लेवल पे चलेगी, वर्ल्ड कॉइन। इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ओपन एआई ने। ये कैसे काम करेगा? तो ये इस तरीके से काम करता है कि इनकी कुछ एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाओ, अपनी आंखें जो है उसको आपको स्कैन करवाना पड़ेगा और इसके बदले में फिर ये लोग आपको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे और एट द सेम टाइम आपको कुछ वर्ल्ड कॉइन ये लोग दे देंगे जिसका आप ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत ये है सबसे बड़ी, प्राइवेसी। आपका ये लोग मतलब आई स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में मतलब किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मतलब क्या पता किसी को, कोई बैकअप नहीं है इसके पीछे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ओपन एआई वाले जो है इसका कैसे यूज़ करेंगे, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कॉइन के कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है बस कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, ओपन एआई, बस इतना याद रखना, बस इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डीमोनेटाइजेशन। तो देखो, जब हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि मोनेटाइज का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज मतलब आपको पैसा मिल रहा है, उसकी वैल्यू है। डीमोनेटाइज, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी करेंसीज या फिर करेंसी से मिलते जुलते कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको अब यूज़ में नहीं लिया जाएगा, उसकी जो लीगैलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन अगर आपको याद हो 2016 का जो टाइम पीरियड था, तो इंडिया में जो 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे उसको डीमोनेटाइज कर दिया था। मतलब कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्लैक मनी को कर्व किया जा सके, ठीक है। ब्लैक मनी जिसका गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, मान लो सपोज करो, तो वो ब्लैक मनी हुआ। डीमोनेटाइज, उसकी अगर करेंसी की वैल्यू ख़त्म कर दे तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ब्लैक मनी जिसका गवर्नमेंट के पास कोई भी डेटा नहीं है, जब डीमोनेटाइज किया जाएगा तो उस अमाउंट को आपको बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो अगर मान लो एक वो खास लिमिट से अगर ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो ब्लैक मनी जो है उसको कव किया जा सकता है। नकली करेंसी, नकली नोट अगर चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर टेरर फाइनेंस के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो अब क्योंकि टेरर फाइनेंस में हायर डिनोमिनेशन के ही नोट दिए जाएंगे। अगर मान लो कोई आतंकवादी है, पैसे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको आपने 10 लाख रुपए देने हैं, तो 10-10 रुपये के नोट तो देने नहीं आपने, 500-1000 के नोट ही दोगे आप उसे, ठीक है। तो फिर अगर आपको लगता है कि टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसको फाइनेंस किया जा रहा है, तो बस कुछ टाइम के लिए इसको आप डिमोनेटाइज कर दो, फिर टेररिस्ट एक्टिविटी जो है कुछ टाइम के लिए रोकी जा सकती है। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं डिमोनेटाइजेशन को लेकर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं कि सिर्फ इंडिया एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे देश हैं, यूएस, यूके, नाइजीरिया, घाना, म्यांमार, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इन सभी देशों ने डीमोनेटाइज किया हुआ है। डीमोनेटाइजेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, तो देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 ऐसे मौके हैं, यहाँ से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 कौन से मौके हैं? तो 1946, 1978 और 2016, तो ये 3 ऐसे मौके थे जब इंडिया में डीमोनेटाइज किया गया था। तो ये बस टाइम आपने याद रखना है, ठीक है। ये करेंसी नोट की वैल्यू वगैरह ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक चीज़ आपने याद रखना है, स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं कि जैसे मान लो कि डीमोनेटाइजेशन पे क्वेश्चन पूछना है गवर्नमेंट ने, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच डीमोनेटाइज। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे देशों ने डीमोनेटाइज किया। दूसरा, इन इंडिया वी हैड डन डीमोनेटाइजेशन ट्वाइस, नहीं 3 बार हो चुके हैं। फिर डीमोनेटाइजेशन रिक्वायर्स सडन अनाउंसमेंट, ये अचानक से अनाउंसमेंट करना होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर सडन अनाउंसमेंट आपने नहीं किया तो फिर वो जो ब्लैक मनी जिसने होल्ड किया वो कोई ना कोई तरीका बना लेगा उसको बचाने के लिए, अगर आपने टाइम दे दिया डीमोनेटाइजेशन के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब 2016 की बात करते हैं, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया था वो शायद फुलफिल नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? देखो 99.3% जो पैसा था डीमोनेटाइज वाला वो वापस से सर्कुलेशन मतलब बैंक के पास आ गया था। 99.3% जो पैसा है वो बैंक के पास आ गया था। तो ये बहुत है कि मिनिमल सा जो अमाउंट था वो वापस नहीं आया। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। पर देखो, अब अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये सफल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल ठीक था। लोगों को परेशानियाँ आई, नो डाउट, लेकिन जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था, जो मंशा थी, ठीक है, जो नीयत थी गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल क्लियर थी। फिर उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपने याद रखना है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है ये लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट या आरबीआई की। लास्ट में हम देखते हैं ये ग्रिशम लॉ क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। इसका मतलब होता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब देखो, सबसे पहले मतलब जो बैड मनी है वो अच्छी मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है? सबसे पहले तो समझे बैड मनी होता क्या और गुड मनी क्या होता है। देखो, बैड मनी एक ऐसा मनी है जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, और ये फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको समझा दिया है। गुड मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, सपोज करो आपके पास एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है 100,
100 रुपये, ठीक है। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 50 रुपये, ठीक है। आपके पास एक गोल्ड कॉइन है, यहाँ पे लिखा है 100 रुपये, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 500 रुपये, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब ये दोनों ही कॉइन्स, अगर दोनों ही कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं, आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदने हैं, ठीक है, आपके पास एक सिल्वर कॉइन भी है, आपके पास गोल्ड कॉइन भी है, तो आप कौन सा कॉइन दोगे? ओबियस सी बात है, आप सिल्वर कॉइन दोगे। तो अब सभी लोग सिल्वर कॉइन यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा होगा क्या कि जो गुड मनी है वो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन से बाहर चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं ग्रेशम लॉ, ठीक है। और इसको अगर मान लो थोड़ा सा और अगर इजीली इसको अगर हम समझे, तो जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये का नोट है, हालांकि ये वाला एग्जांपल सबसे एक्यूरेट, बेस्ट और सूटेबल एग्जांपल है, पर फिर भी एक और एग्जांपल कंसिडर करें। 100 रुपये का आपके पास नोट है, दो नोट है इनफैक्ट, ठीक है। एक बिल्कुल नया है, 2024 का ही लॉन्च, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नोट है, और एक आपके पास 2015 का नोट है सपोज करो, ठीक है। ये थोड़ा सा सड़ चुका है, पुराना हो चुका है, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर लो गुड मनी, इसको बैड मनी। 100 रुपये का चीज़ आपने कोई खरीदना है, कौन सा नोट दोगे? ये वाला दोगे, तो अच्छा मनी जो है ऑटोमेटिकली ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। तो ये है ग्रेशम लॉ। So with this we comes to end of our this lecture. I hope you people enjoyed this lecture. Thank you for watching. Keep learning, keep growing. Jai Hind.